जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरा नाम है कमलाक्ष झा, मैं आपका एजुकेटर हूं और द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस का ये वीडियो है गाइस। और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे 8 इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस को। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, लाइक का बटन ज़रूर हिट करना, चैनल को शेयर करना और चेक कर लो सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, क्योंकि ये चैनल आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब इस लेक्चर का फायदा आपको कैसे उठाना है तो वो सुन लो ध्यान से। अगर पहली बार लेक्चर देख रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, ईयरफोन लगाना है। ईयरफोन लगाकर ध्यान से हर एक आर्टिकल को आपको सुनना है, क्योंकि ये जो लेक्चर्स है इसमें मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा और आप चाहो तो वॉक करते हुए सुन सकते हो अपने फ्री टाइम में, और या फिर खाना खाते हुए, या जो भी आपका फ्री टाइम है उसमें सुनना। मैं तो चाहूंगा वॉक करते हुए सुनो, उससे आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव होगी। फिर जैसे ही आप पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लो उसके बाद हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको लेक्चर के पूरे मतलब शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जिसको आप जो है वो नोट डाउन कर सकते हो और उसको भी और शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स में नोट डाउन करके अपने पास रख सकते हो। राइट, तो ये एक इनिशिएटिव आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूं कि आप आराम से वॉक करते करते कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है वो लेक्चर को सुने। अच्छा, एक इनिशिएटिव और भी है कि जैसे ही हमारे इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर बेसिस पर शेयर करते हैं लेक्चर को, लाइक करते हैं और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब करके रखा है, तो उनमें से किसी एक स्टूडेंट को चूज करके हम पूरी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कंप्लीट बुक्स उनको प्रोवाइड कराएंगे, जिसकी वैल्यू है 7999। तो फटाक से रेडी हो जाओ और चालू कर दो सेशन को, और शेयर जरूर करना। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, आप अपने ही किसी नंबर पर शेयर कर लो। राइट, तो उससे क्या रहेगा, यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो हमें शो कर देगा कि आपने जो है वो शेयर कर दिया है। तो रेगुलरली अगर आप करते हो तो आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही मैं ये लकी विनर को रहेगी पूरी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बुक लिस्ट उनके घर पर दूंगा। राइट, आपको घर पर डिलीवर होगी। सो गाइज, इस टॉपिक में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं बुलडोजर कल्चर के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ब्रेक लगा दिए हैं। आज का ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये टॉपिक डायरेक्टली जो है वो रिलेट करता है जीएस पेपर 2 के पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन के साथ। तो हम समझते हैं इस पूरे मुद्दे को डिटेल में। तो सबसे पहले समझते हैं कि बुलडोजर कल्चर क्या है और क्यों इसका इतना बड़ा इशू बन गया है। तो आपने देखा होगा कुछ स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहां पर एक ट्रेंड चल पड़ा है। अगर किसी पर कुछ एलिगेशन यानी कि आरोप है, या वो आरोपी है किसी क्राइम में, तो उनका घर बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। बेसिकली बिना प्रॉपर ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के घर डिमोलिश करना एक पनिशमेंट बन गया है। अब जरा सोचिए, क्या ये सही अप्रोच है? अगर किसी पे इल्जाम है तो क्या उनके घर को तोड़ना जस्टिस डिलीवर करता है, या फिर इससे और प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं? तो इस कल्चर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अब एक सॉलिड स्टैंड लिया है। जस्टिस BR गावाई और KV विश्वनाथन ने आर्टिकल 142 का यूज करके कुछ बाइंडिंग डायरेक्टिव्स दिए हैं जो कि हर स्टेट्स फॉलो करेगी। आर्टिकल 142 याद है ना? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स को इन्फोर्स कर सकता है पूरे देश में, इवन इफ कुछ स्पेसिफिक लॉ ना हो तो भी, यानी कि बिना कोई कानून बने, यानी कि कोई कानून नहीं भी है तो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स को पूरी कंट्री में लागू कर सकता है आर्टिकल 142 का उपयोग करके। तो यहां कोर्ट ने बोला है इनफ इज इनफ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस पूरे ऑर्डर को समझते हैं। तो पहली चीज, मैंडेटरी 15 डे नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी डिमोलिशन एक्शन के पहले ऑक्यूपेंट्स को कम से कम 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। यह नोटिस में रीजन बताया जाना चाहिए और डिमोलिशन का लीगल बेसिस भी एक्सप्लेन होना चाहिए। सेकेंड, राइट टू चैलेंज। अब यह इंपॉर्टेंट है, ऑक्यूपेंट्स को एक फेयर चांस दिया जाएगा कि वो स्टेट के डिमोलिशन एक्शन को चैलेंज कर सकें। इससे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो होता है। तीसरा, वीडियोग्राफी रिक्वायरमेंट। डिमोलिशन एक्शन को रिकॉर्ड करना जरूरी है। यह एक ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगा ताकि बाद में कोई रूल्स का वायलेशन ना हो। चौथा, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स। यह सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग डायरेक्टिव यह है कि अगर कोई ऑफिशियल इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं
तो उन पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग या प्रोसिक्यूशन हो सकती है, और हो सकता है कि उन्हें डिमोलिश प्रॉपर्टी को रीस्टोर करने के लिए भी कहा जाए। तो ये केस यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के एस्पेक्ट को सेफगार्ड करता है, जो कि जीएस पेपर 2 के पॉलिटी और गवर्नेंस के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर हमारे जुडिशियल सिस्टम का एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे कोर्ट्स स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन को चेक कर सकती है। ये एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को भी हाईलाइट करता है, जो गवर्नेंस और एथिक्स के एस्पेक्ट में काफी रेलिवेंट है। तो ये इशू बस एक स्टेट का ही नहीं, इस पर कुछ पिटीशंस भी फाइल हुई थी सिटीजन्स की तरफ से, स्पेशली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां डिमोलिशन को एक पनिशमेंट के फॉर्म में यूज किया जा रहा है बिना ड्यू प्रोसेस के इस्तेमाल के। और सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन इस तरह की पिटीशन को एड्रेस करता है। सुप्रीम कोर्ट का यह स्टैंस एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है कि इंडिया एक रूल ऑफ लॉ वाला नेशन है, जहां जुडिशियल सिस्टम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, चाहे स्टेट कुछ भी कहे। यह केस डेफिनेटली याद रखना, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी वैल्यूएबल है और गवर्नेंस का रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है। तो ये एक टॉपिक था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक है द इनॉग्रल इंडियन ओशियन डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ये डेवलपमेंट हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशन में काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई द इंडियन ओशियन रीजन इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ये क्षेत्र, स्पेशली इंडिया के लिए? तो इंडियन ओशियन एक मेजर ट्रेड रूट है, जहां से दुनिया का सिग्निफिकेंट ऑयल शिपमेंट, यानी कि ज्यादा मात्रा में तेल और सामान, गुड्स का मूवमेंट होता है। तो जो भी कंट्री इंडियन ओशियन में प्रेजेंस रखती है, वो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी फ्रंट पर काफी एडवांटेज में होती है, और यहीं पे इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने का मौका आता है। सो इंडियन ओशियन रीजन का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, स्पेशली इंडिया के मल्टीलैटरल एंगेजमेंट जीएस पेपर 2 के टॉपिक जैसे इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और इंडिया यूएस रिलेशन में डायरेक्टली आता है। सो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज ही इनॉग्रल इंडियन ओशियन डायलॉग वर्चुअली कंडक्ट हो रहा है, जिसमें हाई लेवल पार्टिसिपेशन है। यूनाइटेड स्टेट्स के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैंपबेल और प्रिंसिपल डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फिनर पार्ट ले रहे हैं। इस डायलॉग का मेन ऑब्जेक्टिव है इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मजबूत करना। इंडिया और यूएसए के लिए यह रीजन म्यूचुअल इंटरेस्ट का है, क्योंकि दोनों कंट्रीज यहां अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंफ्लुएंस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस डायलॉग में मेन फोकस है सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी पे। इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और स्टेबिलिटी इंश्योर करना इज द प्राइमरी एजेंडा, क्योंकि अगर यहां सिक्योरिटी है तो रीजन में ग्रोथ और ट्रेड भी सस्टेनेबल होगा। फॉर यूपीएससी आपको यह पॉइंट याद रखना है कि इंडियन ओशियन डायलॉग इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग पावर डायनेमिक्स इन इंडो पैसिफिक रीजन। यह हमारे इंडिया यूएस रिलेशन का एक क्रिटिकल पॉइंट है, जो रीजनल स्टेबिलिटी और ग्रोथ पे इंपैक्ट डालता है। एक इंटरेस्टिंग बात इस डायलॉग के साथ चल रहा है, आईसीईटी इनिशिएटिव पर भी फोकस है। आईसीईटी यानी कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन में कॉपरेशन को एक्सपेंड करने की बात हो रही है। यह स्पेशली इंपॉर्टेंट है इंडिया के मेक इन इंडिया मिशन के लिए, क्योंकि इंडिया एडवांस्ड टेक और मैन्युफैक्चरिंग में यूएसए के साथ पार्टनरशिप एक्सप्लोर करना चाहता है। अब एक टिप मैं आपको देता हूं, यह डेवलपमेंट जनरल स्टडीज पेपर 2 के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन सेक्शन में भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होगा कि यूएसए और इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन पर भी काम कर रही है मिलकर, तो इस पर भी डिस्कशन यहां पर आज की डेट में होगा। थोड़ा हिस्ट्री में भी चलते हैं। इंडिया और यूएसए का इंडो पैसिफिक में कॉपरेशन 2015 के टाइम से कंसिस्टेंटली बढ़ा है, जब फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ओबामा ने इंडिया विजिट किया था और एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक विजन साइन किया था एशिया पैसिफिक और इंडियन ओशियन रीजन के लिए। अब यहां क्वाड की बात करें, क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, क्या मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स पर कि क्वाड कौन सी कंट्रीज को मिलाकर बनता है, अभी के अभी वीडियो को पॉज करके? तो
इंडिया और यूएसए का इंडियन ओशियन रीजन में स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट क्वाड फ्रेमवर्क के अंडर भी हो रहा है। क्वाड में इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया है और ये अलायंस इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी, ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करता है। क्वाड का इंडिया पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस भी इस डायलॉग से रिलेटेड है, क्योंकि ये इंडियन ओशियन में मॉनिटरिंग और सर्विलांस कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने पर फोकस करता है। क्वाड के इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है ना, वो यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वाड अब एक्टिवली इंडो यूएस पार्टनरशिप के थ्रू इस रीजन में अपना इंपैक्ट बढ़ा रहा है। सो ये था एक एनालिसिस जिसमें इंडियन ओशियन डायलॉग पर जो है वो अभी इनॉग्रल हम लोग को देखने को मिल रहा है आज की डेट में। तो ये इंडियन ओशियन रीजन के कुछ क्रूशियल पॉइंट्स थे इंडिया और यूएसए के सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। क्वाड और आईसीईटी जैसे इनिशिएटिव इसे और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और इस टाइप के जो डायलॉग्स का इंपॉर्टेंस होता है यूपीएससी के करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी हाई है। तो मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को जो है वो अच्छे से रिवाइज करें, इससे रिलेटेड नोट्स जो है वो बना लें। और नोट्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो है वो दी गई है। यानी कि लेक्चर को सुनने के बाद टेलीग्राम के चैनल से नोट्स जो है वो कॉपी डाउन कर लेना। अब अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 के सिलेबस से ये रिलेटेड है, इंडिया का टी शुगर एक्सपोर्ट और सस्टेनेबिलिटी कंसर्न। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली मेंस के लिए। इस टॉपिक में हम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी इशू और जो चैलेंजेस हैं इंडिया की टी और शुगर इंडस्ट्री में, उनको समझेंगे। तो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। इंडिया दुनिया का एक मेजर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर है। यस, यू नो अबाउट इट। 2022-2023 में हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की वैल्यू थी 53.1 बिलियन यूएस डॉलर। मतलब इंडिया ने ओवर 2 डिकेड्स यानी कि 2 दशकों में एक अच्छी ग्रोथ अचीव करी है। इस ग्रोथ से हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है, लेकिन साथ ही कुछ सीरियस सस्टेनेबिलिटी कंसर्न भी रेज हो रहे हैं। ये कंसर्न्स हमारे एनवायरमेंट, इकोनॉमी और सोशल एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करते हैं। ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि एग्रीकल्चरल कमोडिटी प्रोडक्शन प्रोसेस को सस्टेनेबल बनाना कितना जरूरी है। हम ये देखते हैं कि क्या ये प्रोसेस इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल सस्टेनेबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है कि नहीं। मतलब जो चीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उसके प्रोडक्शन से एनवायरमेंट, लेबर राइट्स और कंज्यूमर सेफ्टी को भी हार्म नहीं हो रहा। एक और इंपॉर्टेंट बात है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। यह वर्कर्स के अधिकार और कंज्यूमर सेफ्टी तक भी एक्सटेंड होना चाहिए। यह हमारी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब बात करते हैं इंडिया की टी इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर है, जो पूरे दुनिया भर में एक्सपोर्ट्स का 10% कंट्रीब्यूट करता है। हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन 80% है, जो काफी ज्यादा है। पर इस टी प्रोडक्शन में काफी प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, लेबर राइट्स का इशू, हाई पेस्टिसाइड्स का उपयोग, प्लांटेशंस लेबर एक्ट की वीक एनफोर्समेंट, जो वर्कर्स के लिए हजार्डस वर्किंग कंडीशन क्रिएट करती है। ये सब सस्टेनेबिलिटी को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं शुगर प्रोडक्शन के बारे में। इंडिया शुगर प्रोडक्शन में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन रीसेंट ईयर्स में शुगर केन की कल्टीवेशन ज्यादा बढ़ गई है, खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में। इससे वाटर रिसोर्सेज पर काफी प्रेशर पड़ रहा है और एनवायरमेंटल स्ट्रेन भी इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम वाटर एफिशिएंट प्रैक्टिसेस जैसे कि ड्रिप इरिगेशन अडॉप्ट करते हैं तो हम 30 से 40% पानी बचा सकते हैं, पर यह प्रैक्टिस अभी भी लिमिटेड है और इंप्लीमेंटेशन बहुत कम है। यह भी सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज को एड्रेस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब हम बात करते हैं मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स का एक्सपोर्ट 2022-2023 में 75.45 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचा और यह रेजिलिएंट क्रॉप है। मिलेट को हार्श क्लाइमेट में ग्रो किया जा सकता है और ये कम पानी में भी इसका मिलेट्स हम उगा सकते हैं। मिलेट्स एक सस्टेनेबल चॉइस बन गया है, स्पेशली जब हम फूड सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल कंसर्न को देखते हैं। यह आर्टिकल हमसे यह कह रहा है कि
हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की जरूरत है जिसमें एनवायरमेंटल, हेल्थ और सेफ्टी इश्यूज को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्रोसेस को इंप्रूव किया जाए। साथ ही एक इंक्लूसिव एग्रेरियन इकोनॉमी डेवलप करना जरूरी है जो लोकल कम्युनिटीज के लिए भी बेनिफिशियल हो और ग्लोबल मार्केट को भी केटर करे। तो गाइज ये आर्टिकल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी टच कर रहा है। अगर यूपीएससी के मेंस में इसका आप इस्तेमाल जो है वो करेंगे ना तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ जुड़ता हुआ ये आर्टिकल है जो कि ये बता रहा है कि सस्टेनेबिलिटी के साथ सस्टेनेबिलिटी को सिर्फ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो बल्कि लेबर राइट्स, कंज्यूमर सेफ्टी, इस पर्सपेक्टिव से भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको लेक्चर के दौरान जो है वो बताई। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होंगी। अब एक एडिटोरियल सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इम्पैक्ट ऑफ PMUY इन जम्मू कश्मीर, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। तो हम फोकस करेंगे इसके इम्पैक्ट पर जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर रीजन में क्या इसका इम्पैक्ट है। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 के सोशल जस्टिस और वेलफेयर स्कीम का पार्ट है और यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। PMUY, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, इसका गोल सिंपल है कि क्लीन कुकिंग फूल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को प्रोवाइड कराना। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स जैसे कि फायरवुड यानी कि लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, कंडे जलाते हैं और फिर खाना पकाते हैं। तो PMUY का एम ये है कि एलपीजी के उपयोग को प्रमोट करना जिससे कि हेल्थ इंप्रूव हो और एनवायरमेंट को भी थोड़ा सेफर बनाया जा सके। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा रीजन है जहां काफी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। रिमोट एरियाज, बैड रोड्स और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इन सब चीजों के कारण यहां डेवलपमेंट काफी स्लो है। लेकिन PMUY ने काफी पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है। यह स्कीम मेनली उन लोगों को एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड कर रही है जो कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हैं। एक सर्वे किया गया था जिसमें 820 घरों का सर्वे हुआ अक्रॉस राजौरी और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। यह सर्वे एलपीजी एडॉप्शन, यूसेज और हेल्थ इंपैक्ट को समझने के लिए था। और गेस व्हाट, सर्वे का रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग निकला। 85% हाउस होल्ड जो गांव क्षेत्रों में जम्मू एंड कश्मीर के, उनके पास एलपीजी कनेक्शन है और उसमें से लगभग 68% कनेक्शंस तो PMUY के थ्रू दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि लोग एलपीजी यूज कर रहे हैं पर कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं। अगर हम राजौरी और कुलगाम की बात करें तो एडॉप्शन रेट्स थोड़े डिफरेंट हैं। कुलगाम में एवरेज 3.54 सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं पर हाउस होल्ड इन 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने में लगभग 4 सिलेंडर ये यूज करते हैं। वेयरएस राजौरी में ये नंबर थोड़ा कम है। राजौरी में 3.2 सिलेंडर्स का नंबर आया है एवरेज, मतलब कि 3 सिलेंडर यूज करते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में कुलगाम में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 4 सिलेंडर यूज हो रहा है 6 महीने में और राजौरी में 3 सिलेंडर यूज हो रहा है एक घर में 6 महीने के अंतराल में। ये थोड़ा इंडिकेट करता है कि कुलगाम में लोग ज्यादा एलपीजी यूज कर रहे हैं लेकिन स्टिल ट्रेडिशनल फ्यूल का यूज हो रहा है। अब बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की। PMUY से जो हाउस होल्ड एलपीजी यूज करते हैं उनमें रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत कम देखे गए, जैसे कि कफिंग एंड चेस्ट इन्फेक्शन। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है स्पेशली उन बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स के जो पुराने फ्यूल्स का यूज करते थे। एलपीजी का यूज यूज करने से उन्हें क्लीन एयर मिलती है जो उनके लंग्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है। ये स्कीम इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी बहुत सारे बैरियर्स हैं इसमें। सर्वे के अकॉर्डिंग 92% हाउस होल्ड अभी भी ट्रेडिशनल फ्यूल जैसे कि लकड़ी जलाकर खाना पका रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? अफोर्डेबिलिटी, कि वो कहीं से भी अवेलेबल हो जाती है सस्ते में। एलपीजी का रीफिल जो है वो काफी महंगा पड़ता है और जो हाउस होल्ड्स रेगुलर इनकम नहीं कमाते उनके लिए ये बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है अवेयरनेस की कमी। सर्वे के हिसाब से 47% हाउस होल्ड्स को पता नहीं था कि एलपीजी से हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। मतलब उन्हें यह नहीं पता था कि क्लीन कुकिंग फ्यूल का उपयोग करना कितना जरूरी है। अगर हम बात करें अवेयरनेस की तो काफी हाउस होल्ड्स के पास टीवी या मोबाइल फोन नहीं है
जिससे उनको ये इंफॉर्मेशन मिल सके। आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि जिन हाउस के पास मॉडर्न अप्लाइंसेस जैसे कि राइस कुकर, यानी कि कुकर जो होता है ना जिसमें अपन चावल पकाते हैं, उन्होंने ज़्यादा एलपीजी यूज़ किया है और हेल्थ भी उनकी बेटर हुई है। ये इंडिकेट करता है कि अगर अप्लाइंसेस एक्सेसिबल हो तो लोग इजीली एलपीजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ पॉलिसी सजेशन की जो ये स्टडी सजेस्ट करती है। सबसे पहले तो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को रूरल एरियाज तक एक्सपेंड करना होगा। दूसरा, फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा ताकि एलपीजी रिफिल अफोर्ड कर सके लोग। तो पीएमयूवाई का इंपैक्ट जम्मू कश्मीर में काफी पॉजिटिव रहा है, लेकिन स्टिल कुछ हर्डल्स हैं। अगर ये इश्यूज एड्रेस हो जाते हैं तो ये स्कीम हेल्थ, एनवायरमेंट और इकोनॉमी को बहुत इंप्रूव कर सकती है। तो ये एक काफी अच्छा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। और एक बार प्लीज चेक कर लो कि आपने लाइक का बटन हिट किया है कि नहीं। नहीं किया तो प्लीज एक बार टैप कर दो लाइक के बटन पर और चेक कर लो चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं। नहीं किया है तो तुरंत कर लो। अब ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। डीलिमिटेशन का इशू इंडिया के अंदर कैसा है ये हम जानेंगे। ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी, जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बात करता है फेडरलिज्म की, रीजनल रिप्रेजेंटेशन की और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रियल लाइफ एप्लीकेशन में यूज करने की। तो बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले समझते हैं डीलिमिटेशन क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में डीलिमिटेशन का मतलब है इलेक्टोरल बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डेटा। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है या डेमोग्राफी में चेंजेस होते हैं, वैसे ही सीट्स की बाउंड्रीज को भी रीएडजस्ट किया जाता है। पर यहां पे ट्विस्ट क्या है? डीलिमिटेशन को पोस्टपोन किया गया है कई बार और ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा स्टेट्स के बीच पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बैलेंस को। समझे? तो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर हमेशा से एक डेलिकेट बैलेंस पे टिका हुआ है। ये बैलेंस लिंग्विस्टिक और एथनिक आइडेंटिटीज के बीच में बना है और इसी वजह से हमें एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी कंसेप्ट मिलता है। तो आपको पता है ना भाई, इंडिया के अंदर अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं और उन सभी के बीच पर एक यूनिटी हम प्रिंसिपल हम लोग को रहे वो देखने को मिलता है। बोलो हाँ या ना? यस। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये नहीं सोचा था कि भारत सिर्फ एक मेजॉरिटेरियन स्टेट बनेगा। उन्होंने इसको मल्टी एथनिक और मल्टी लिंगुअल फेडरल यूनियन के रूप में कंसीव किया है। तो पता है ये टर्म लिख सकते हो, मल्टी एथनिक और मल्टी लिंगुअल फेडरल यूनियन। तो हमारी कंट्री को जब हम बोलते हैं हमारी कंट्री फेडरल कंट्री है, उसकी जगह आप लिखोगे ना मल्टी एथनिक एंड मल्टी लिंगुअल फेडरल यूनियन है, तो और अच्छा लगेगा आपका आंसर। यहां पे एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा कंसर्निंग फैक्ट भी है। डीलिमिटेशन के बाद सदर्न स्टेट्स जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ काफी कंट्रोल में है, उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में रिड्यूस हो सकता है। इसका मतलब कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य की सीट्स जो है पार्लियामेंट में कम हो सकती हैं, जबकि ज्यादा पॉपुलस नदर्न स्टेट्स की सीट बढ़ेंगी। ये क्या फेयर है? यहां पे सोचिए, एक तरफ स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया और दूसरी तरफ उनका रिप्रेजेंटेशन रिड्यूस हो रहा है। आपके हिसाब से ये जस्टिस है या नहीं? एक और एंगल देखते हैं, फिस्कल कंट्रीब्यूशन। फिस्कल कंट्रीब्यूशन समझते हो कि सरकार कितना खर्च कर रही है। सदर्न स्टेट्स जैसे कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये लोग रेवेन्यू में बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन फंडिंग एलोकेशन के टाइम पे उनको कंपैरेटिवली कम शेयर मिलता है। अब अगर डीलिमिटेशन की वजह से उनकी पॉलिटिकल पावर और कम हो गई तो ये काफी अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी फील हो सकता है, राइट? अब सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि डीलिमिटेशन से एक एथनो लिंग्विस्टिक मेजॉरिटेरियनिज्म ना बन जाए, यानी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डोमिनेट करने लगे और दूसरी लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटीज का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो जाए। अगर ऐसा होता है तो यह फेडरलिज्म और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अफेक्ट कर सकता है। इंडिया का एसेंस उसके कल्चरल डाइवर्सिटी और लिंग्विस्टिक हार्मनी में है। अगर डीलिमिटेशन की वजह से ही खतरे में पड़ जाएं तो क्या हम सच में एक फेडरल स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाएंगे? और अब कुछ सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं।
सॉल्यूशन जो इस डिस्क्रिमिनेशन के बैलेंस को थोड़ा बेटर बना सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डीलिमिटेशन को तब तक पोस्टपोन करना चाहिए जब तक हम एक कॉम्प्रिहेंसिव फेडरल कॉम्पैक्ट डिजाइन ना कर लें। इसके अलावा रेवेन्यू एलोकेशन को प्रपोर्शनल बनाया जाए या फिर बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ सीट्स रिजर्व्ड हो सदर्न स्टेट्स के लिए या अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के लिए। क्या यह सोल्यूशन प्रैक्टिकल है और क्या यह इंडिया के फेडरल वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग कर सकता है? यह सोचना हमारे लॉ मेकर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का काम है। पर यूपीएससी के लिए आपको यह जरूर समझना होगा कि सोल्यूशन इंक्लूसिव हो और जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में एक कोर प्रिंसिपल है इक्वलिटी इन रिप्रेजेंटेशन। अगर हम अपने फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो हमें सब स्टेट्स और कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना होगा। अगर सदर्न स्टेट्स को कम रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो ये एलियनेशन क्रिएट कर सकता है जो अल्टीमेटली देश की यूनिटी को अफेक्ट करेगा। तो आज हमने देखा कि डीलिमिटेशन का इशू कितना लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स है। इसका असर होगा इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पे, रीजनल रिप्रेजेंटेशन पे और सबसे बड़ी बात इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है डीलिमिटेशन का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्टेट्स पे इसका ज्यादा इंपैक्ट होगा और क्या सोल्यूशन प्रपोज किए गए हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको मतलब प्रॉपर तरीके से आंसर लिखना है तो आपका आंसर बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉर्म में होना चाहिए। जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आप क्या करो, पेन और पेपर लेकर जो है वो बैठा करो और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स अपने में बोलता रहो तो एक रफ में नोट करते रहो, जिससे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो एक्यूरेट रहेगा, राइट। और बाकी मैंने आपको बोला ही कि आप ये भी कर सकते हो कि वॉक करते हुए लेक्चर को ध्यान से सुनो, उसके तुरंत बाद जो है वो जो नोट्स मैं आपको देता हूँ टेलीग्राम पे उसको एक बार गो थ्रू कर लो, तो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब गाइस इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी डेली लाइफ पर डायरेक्ट इंपैक्ट करता है, यानी कि इन्फ्लेशन। और आपको पता ही है कि रिसेंटली इंडिया के अंदर एक सरप्राइज स्पाइक देखने को मिल रहा है। आप अगर मार्केट में जाएंगे ना तो एकदम से आप देखेंगे कि खाने के प्रोडक्ट्स, खाने के आइटम पहले के कंपैरिजन में काफ़ी महंगे हो गए हैं। तो हम इसी की क्या वजह है, यानी कि महंगाई की वजह क्या है, इसके कारण क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या पॉलिसी चैलेंजेस होने वाले हैं, इसके बारे में हम बहुत सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इंडिया की इकोनॉमी में सितंबर और अक्टूबर के महीने में अचानक से ये देखने को मिला कि काफ़ी सारी चीज़ों के प्राइस जो है वो राइज हो गए। 5.5% के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गया है प्राइस राइज सितंबर में। अक्टूबर में ये और भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ, जहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 6.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली। ये जो फिगर सामने आया है ये इकोनॉमिस्ट जो होते हैं उनके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा था और पिछले 9 महीने में सबसे हाईएस्ट है। तो इस स्पाइक का रूट कॉज क्या है, लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले फूड प्राइसेस जो है उसके बढ़ने का कारण जो है वो क्या है, तो फूड इन्फ्लेशन की बात करें, सितंबर और अक्टूबर में फूड प्राइसेस में ऑलमोस्ट 11% का जंप आया। सब्जियों के प्राइसेस तो 42.2% तक इंक्रीज हो गए हैं। अब इमेजिन करो, जो टमाटर या जो आलू आप कल 20 रुपए में ले रहे थे वो आज 30 से 35 रुपए का हो गया है। और ग्लोबल पूरे दुनिया भर के जो एडिबल ऑयल्स हैं, यानी कि तेल के प्राइसेस जो है वो भी इंक्रीज हुए हैं। हमारे फ्रूट्स के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, विच डायरेक्टली अफेक्ट्स हाउस होल्ड्स मंथली बजट। लोगों के पॉकेट पर डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, यानी कि ये इंपैक्ट हो रहा है। तो फूड प्राइसेस की ये तेजी सिर्फ डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, ग्लोबल मार्केट फैक्टर्स भी अफेक्ट कर रहे हैं हमारे प्राइसेस को। पता है आपको, जैसे कि अभी आपने देखा कि पूरे दुनिया भर में जो तेल के प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। फूड और एनर्जी को अगर एक्सक्लूड कर दें तो हमारा कोर इन्फ्लेशन में अब तक स्टेबिलिटी थी, लेकिन अब कोर इन्फ्लेशन के कुछ कंपोनेंट्स जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, इनके प्राइसेस भी इंक्रीज होने लगे हैं। मतलब ये इन्फ्लेशन आपकी हर चीज को टच कर रहा है, नॉट जस्ट फूड। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन है, क्या आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करेगी? तो आरबीआई के गवर्नर ने क्लियर किया है कि दिसंबर में
रेट कट की उम्मीद कम है क्योंकि इन्फ्लेशन राइजिंग है और ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आरबीआई कॉशियस है और इन्फ्लेशन को पहले कंट्रोल करने पर फोकस कर रही है इंस्टेड ऑफ कटिंग रेट्स। तो इंटरेस्ट रेट में कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। अब पॉलिसी मेकर के पास एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे इन्फ्लेशन को मैनेज किया जाए विदाउट इंपैक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सबसे पहली चीज टैक्स कट। गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस रिड्यूस कर सकती है फूड इंपोर्ट्स पर ताकि इंपोर्टेड गुड्स के प्राइस थोड़े कंट्रोल में आ सके। दूसरा है फूड मैनेजमेंट। बेटर फूड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन भी एक सॉल्यूशन है जिससे प्राइस वोलेटिलिटी रिड्यूस किया जा सके। ये फिस्कल टूल यूज करके गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कम करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन इन मेजर्स का इंपैक्ट देखने में टाइम लग सकता है। तो हमने ये जाना कि कैसे एक सरप्राइज स्पाइक ने इंडिया की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को एक चैलेंज बना दिया है। फूड प्राइसेस और ग्लोबल मार्केट फैक्टर से इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन के इस वेव का आगे चलकर और क्या इंपैक्ट होगा, यह देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। मीनवाइल आरबीआई और पॉलिसी मेकर के पास लिमिटेड ऑप्शन है और उन्हें केयरफुली यूज करना होगा ताकि ग्रोथ और इन्फ्लेशन जो है वो बैलेंस्ड रहे। होपफुली ये टॉपिक आपको जो है वो समझ में आया होगा, एक आइडिया लगा होगा कि इंडिया के अंदर क्या स्थिति चल रही है मार्केट में महंगाई की और आरबीआई का भी क्या स्टैंड होने वाला है। तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करेगी बल्कि कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर जो है वो काम करेगी। अब एक और एडिटोरियल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो है वो हम बात करेंगे CKM सिंड्रोम के बारे में, यानी कि कार्डियोवास्कुलर किडनी और मेटाबॉलिक इशू का कॉम्बिनेशन, जो हमारे आज की मॉडर्न लाइफ स्टाइल का एक डार्क साइड है। ये सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है, CKM सिंड्रोम। तो CKM सिंड्रोम का मतलब है एक ऐसी कॉम्प्लेक्स हेल्थ इशू का समूह या ग्रुप जो हमारे हार्ट यानी कि दिल, किडनी और मेटाबॉलिज्म पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। यह सिंड्रोम ज्यादातर ऐसे लाइफ स्टाइल चेंजेस से होता है जो ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्निटी के नाम पर हम सब अपना रहे हैं, जैसे अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, कम फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस। इनका कंबाइंड इंपैक्ट बहुत ही डेंजरस हो सकता है, लीडिंग टू सीरियस कंडीशंस लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। अब अगर तमिलनाडु की बात करें, वहां एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ फ्रेमवर्क होने के बावजूद CKM सिंड्रोम के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग तमिलनाडु में लगभग 28.5% लोग ओवरवेट हैं, 11.4% लोग ओबीज हैं और हाइपरटेंशन और डायबिटीज भी कॉमन है। ये स्टैट्स हमें एक बड़ा हेल्थ वार्निंग दे रहा है। तो ये सिर्फ एक राज्य का इशू नहीं है, एक स्टेट का इशू नहीं है, ये एक नेशनल इशू है। पूरे भारत में डायबिटीज और ओबेसिटी के रेट्स अलार्मिंग है। अर्बनाइजेशन और सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। यही तो हम डिस्कस करने वाले हैं। हमें एक नया सोच, नए विजन की जरूरत है। ऐसी पॉलिसीज और लाइफस्टाइल हैबिट्स जो प्रिवेंट करें रेदर देन क्योर। एक हॉलिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है जिसमें हम सेगमेंटेड केयर के बजाय इंटीग्रेटेड केयर की तरफ बढ़ेंगे, जहां अलग अलग सिम्टम्स के लिए नहीं बल्कि कंप्लीट सिंड्रोम के रिस्क फैक्टर को एड्रेस किया जाएगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने CMCHIS यानी कि चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इसके थ्रू 1.4 करोड़ फैमिलीज को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका भी फाइनेंशियल इंपैक्ट आ रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम्स और हेल्थ बजट पर भी प्रेशर पड़ता है क्योंकि CKM के केसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तमिलनाडु की मुथु लक्ष्मी रेड्डी स्कीम। इसमें देखा गया कि कैश ट्रांसफर और न्यूट्रिशन किट्स प्रेग्नेंट मदर्स के लिए जो फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकता है। आप सोचिए, अगर अर्ली स्टेज से ही ऐसे न्यूट्रिशन और स्क्रीनिंग प्रोग्राम हमारे स्कूल लेवल पर हो जाएं तो कितने बच्चे हाई रिस्क ग्रुप से निकल सकते हैं।
वैसे तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने राइस को वाइडली एक्सेसिबल बना दिया है, पर राइस की एक्सेस कंजम्पशन ओबेसिटी को भी प्रमोट करता है। एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि राइस का कुछ पोर्शन मिलेट से रिप्लेस कर दिया जाए। ये स्मॉल चेंजेस भी पब्लिक हेल्थ पे लॉन्ग टर्म काफी पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो CKM सिंड्रोम के केसेस को और बढ़ा रहा है, हमारे वर्क कल्चर का इंपैक्ट। ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में लोग लॉन्गर वर्क आवर्स और नाइट शिफ्ट में फंस गए हैं, जिसकी वजह से वर्कहॉलिज्म बढ़ रहा है, यानी कि लोग बहुत काम कर रहे हैं और ये वर्क लाइफ इम्बैलेंस हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे नुकसान पहुंचा रहा है। ब्रेन फटीग, हैप्पी सिंड्रोम की कमी, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं CKM सिंड्रोम को। इसलिए जरूरत है कि हम अपने वर्क आवर्स और लाइफ स्टाइल पे थोड़ा ध्यान दें। बैलेंस क्रिएट करना होगा जिससे हम लंबी और हेल्दी जिंदगी जी सकें। इट्स हाई टाइम, क्योंकि सोसाइटी के इस इशू को सीरियसली लेने की आवश्यकता है और हेल्थ को प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है, चाहे वो वर्क आवर्स रेगुलेट करने की बात हो या हेल्थ स्क्रीनिंग और न्यूट्रिशन प्रोग्राम को प्रमोट करने की बात हो। और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ एक्सरसाइजेस करें, वॉक करें। और देखिए, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर आया हूं जिसके थ्रू आप वॉक करते करते जो है वो अपनी मतलब लेक्चर को जो है वो सुन सकते हैं और उसके बाद फिर आराम से बैठकर अपने नोट्स बना सकते हैं। एटलीस्ट आधे घंटे 45 मिनट की अगर आप इस प्रकार से वॉक जो है वो कर लेंगे मेरे सेशन को सुनते हुए, तो भी आपकी हेल्थ में एक अच्छा इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा। सो रिमेंबर, हेल्थ इज वेल्थ, और उसकी तरफ पहला स्टेप हम खुद ले सकते हैं, जो कि अभी आप मेरे इस इनिशिएटिव के थ्रू ले रहे हैं, राइट। तो चलिए एनीवेज, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो गाइज, ये जो टॉपिक है ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। सो ये GS पेपर 2 का पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट एंड सिग्निफिकेंट प्रोविजंस जो आपका टॉपिक है पेपर 2 के अंदर, तो उसी का ही एक पार्ट है जिसमें हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि शहरों को गवर्न करने वाले इंस्टीट्यूशंस हर शहर के डेवलपमेंट और गवर्नेंस का बैकबोन होते हैं, लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि ये कॉर्पोरेशन अपनी फाइनेंशियल नीड्स कैसे फुलफिल करें। रेवेन्यू सोर्सेस क्या है इनके पास और किस तरह की रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी इवॉल्व हुई है रीसेंट ईयर्स में, स्पेशली फाइनेंशियल ईयर 2024 तक। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंशियल ईयर 2024 तक की RBI रिपोर्ट के हिसाब से 50% जो रेवेन्यू है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का, वो खुद अपने टैक्सेस, फीस और यूजर चार्जेस के थ्रू जनरेट करती है। अब ये तो सुना है कि प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स और कुछ फीस होती है, बट इनका ओवरऑल शेयर काफी तेजी से बढ़ने लगा है। इसका क्या मतलब है? ये कि अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पर उतना डिपेंडेंट नहीं है जितना पहले थी। किसी भी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस का एक फीचर होता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकती है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, नोट करने लायक, कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आज की डेट में जो है वो सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बन रही है, यानी कि वो 50% खुद ब खुद जो है वो अपने फंड्स का जो है वो जनरेट कर रही हैं। अब 50% ओन रेवेन्यू से आ रहा है, तो बाकी 50% कहां से आता है? यहां 25% ग्रांट्स यानी कि अनुदान होता है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती हैं। बाकी बचा हुआ पोर्शन आता है रेंट इनकम, कंपनसेशन और कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम से। ये ग्रांट्स और बाकी सोर्सेज भी जरूरी हैं, लेकिन आइडियल कंडीशन में इनका शेयर कम हो और सेल्फ जनरेटेड रेवेन्यू का शेयर ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि अपना रेवेन्यू रेस करने से ऑटोनॉमी मिलती है और डिसीजन मेकिंग पावर्स भी, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तो आपको उसकी सुननी पड़ती है, बट अगर आप खुद से रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो आपको किसी की सुननी नहीं पड़ती, आप खुद से डिसीजन लेने के लिए केपेबल होते हैं। अब बात आती है इंप्रूवमेंट की। आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि लास्ट फ्यू ईयर्स में, यानी 2019-20 से 2023-24 तक, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने रेवेन्यू रेस करने के लिए काफी नए तरीके डेवलप किए हैं।
रिपोर्ट कहती है कि म्युनिसिपैलिटीज ने अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को स्ट्रीमलाइन किया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चे हैं उसको स्टेबल करने की कोशिश करी। कैपिटल एक्सपेंडिचर का इंक्रीज ये दिखाता है कि अब म्युनिसिपैलिटी ज्यादा फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे, जो हर सिटी रेसिडेंट के लिए बेनिफिट है। पोस्ट जीएसटी पीरियड में यानी कि जीएसटी के बाद ओन टैक्स रेवेन्यू का शेयर थोड़ा डिक्लाइन हुआ है और सेंट्रल स्टेट ट्रांसफर का शेयर बढ़ा है। कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और झारखंड में हाईएस्ट ओन टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जबकि राजस्थान, ओडिशा, उत्तराखंड में ये रेशियो लोएस्ट है। ये वेरिएशन इसलिए भी है क्योंकि हर स्टेट के टैक्स कलेक्शन प्रैक्टिसेस, रूल्स और सिटीजन कॉपरेशन लेवल अलग होते हैं। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि रेवेन्यू इंप्रूव हो रहा है, लेकिन चैलेंज अभी भी है। एक बड़ा चैलेंज है प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन को स्टेबलाइज करना या स्ट्रीमलाइन करना। आरबीआई रिपोर्ट की प्राइमरी सर्वे से यह पता चलता है कि अभी भी प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत वेरिएशन है और कलेक्शन काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अगर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन एफिशिएंट हो जाए तो सेल्फ रेवेन्यू और भी बूस्ट हो सकता है। डिजिटलाइजेशन और क्लियर रिकॉर्ड कीपिंग इसमें हेल्प करेगा। तो ये एक क्विक ओवरव्यू था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रेवेन्यू ट्रेंड का। आप देख सकते हैं कि सेल्फ रेवेन्यू रेज करने का एक प्रोसेस एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन और भी इंप्रूवमेंट स्कोप है, स्पेशली टैक्सेशन और एफिशिएंसी एरिया में। तो ये जीएस पेपर 2 में आपको काफी हेल्प करेगा क्योंकि ये गवर्नेंस के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे एक रोशनी डालता है और आपकी सिविल सर्विसेज एग्जाम में ऐसे करंट और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमेशा आपके आंसर को और इंपैक्टफुल जो है वो बनाते हैं। तो इसको जरूर जो है वो यूज करिएगा और होपफुली ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक का बटन जरूर हिट करें और शेयर जरूर करें इस पर्टिकुलर लेक्चर को। राइट, अच्छा अपने पास ही शेयर कर लो यार, अपने पास अगर आप वाकई में चाहते हो कि चैनल अपना ग्रो करें और कुछ अपनी तरफ से मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो अपने ही नंबर पर किसी पर जो है वो एक शेयर कर दो, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ इस प्रकार का है कि जितना आप शेयर करोगे वो उतना प्रमोट करता है।